देखो, ये टोटल 31 एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। अब अगर मैं एयूएम के बेसिस पर टॉप 3 फंड्स देखूं तो वो है निप्पॉन, एचडीएफसी और एसबीआई। इन तीनों का एयूएम सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो आज इस वीडियो में मैं इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। मैं इन तीनों फंड्स को इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप सबको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा स्मॉल कैप फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं अपना एनालिसिस और सबसे पहले एक बार ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। देखो, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड्स को अपने इक्विटी पोर्शन का मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना होता है और बाकी का बचा हुआ अमाउंट फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं इन तीनों फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि इनका लॉन्च ईयर, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फंड मैनेजर और इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज। निप्पॉन इंडिया सितंबर 2010 में, एचडीएफसी और एसबीआई जनवरी 2013 में लॉन्च हुए थे। तो कुल मिलाकर तीनों ही फंड्स काफी पुराने हैं। एयूएम देखें तो वो निप्पॉन का सबसे ज्यादा है, 66,601 करोड़। फिर एचडीएफसी और एसबीआई का लगभग सेम सा ही है, 35,000 करोड़ के अराउंड। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है एसबीआई का 0.75%, फिर है एचडीएफसी का 0.71% और सबसे कम निप्पॉन का है 0.64%। एग्जिट लोड अगर बताऊं तो तीनों में सेम सा है, 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करते हो या फिर किसी दूसरे फंड में स्विच करते हो। अब बात करते हैं फंड्स मैनेजर्स की और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर समीर रच हैं, जो जनवरी 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका फोकस उन स्मॉल कैप कंपनीज पर होता है जिनके अंदर हाई ग्रोथ के चांसेस हो, साइज ठीक ठाक हो, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो और जो सही वैल्यूएशंस पर मिल रही हो। साथ ही ये फंड उन स्टॉक्स को प्रेफर करता है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, मतलब कि अगर मार्केट गिर भी जाए तो नुकसान कम हो। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए फंड अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करता है। ओवरऑल एम ये ही है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स मिले, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। नेक्स्ट है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जिसके फंड मैनेजर हैं चिराग सेतलवद, जो कि जून 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर का एम है उन छोटी कंपनीज में पैसा लगाना जिनके बिजनेस में आगे चलकर ग्रो करने की अच्छी पॉसिबिलिटीज हो। ये फंड उन्हीं कंपनीज को पिक करता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक टिक सकता हो और जो अभी सही वैल्यूएशंस पर मिल रही हो, मतलब उनका वैल्यूएशन इतना महंगा ना हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिले। कुल मिलाकर ऐसे स्टॉक्स पिक करो जो टाइम के साथ अच्छे रिटर्न्स दे सके बिना ज्यादा रिस्क उठाए। अब बात आती है एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। इसके फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन हैं, जो नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का मेन एम है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देना। फंड मैनेजर एक ऐसा स्टाइल फॉलो करते हैं जिसमें ग्रोथ और वैल्यू दोनों का बैलेंस होता है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स को पिक करना जो या तो तेजी से ग्रो कर रहे हो या फिर अच्छी क्वालिटी के होते हुए भी लो वैल्यूएशंस पर मिल रहे हो। साथ ही ये फंड बॉटम अप स्ट्रेटेजी यूज करता है, जिसमें पहले इंडिविजुअल कंपनीज के बिजनेस और परफॉर्मेंस को डिटेल में एनालाइज किया जाता है, ना कि सिर्फ ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स को। ये तो थी इन तीनों फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स प्लस इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इन तीनों फंड्स के मैनेजर्स किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं और वो अप्रोच हम इन्वेस्टर्स को क्या बताती है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अलग से ही नजर आता है। इसके पोर्टफोलियो में है 235 स्टॉक्स, जबकि कैटेगरी एवरेज है अराउंड 86। मतलब निप्पॉन एक अल्ट्रा डाइवर्सिफाइड अप्रोच फॉलो करता है। लॉजिक सिंपल है, अगर किसी एक स्टॉक में प्रॉब्लम आई तो दूसरे स्टॉक्स उस डैमेज को संभाल लेंगे। यही कारण है कि इस फंड में टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज सिर्फ 15% के आसपास है, जो दिखाता है कि फंड बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट हमने इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में भी देखा था। तो पोर्टफोलियो कंप्लीटली अलाइन करता है फंड फिलॉसफी के साथ। अब ये है इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अच्छे से ये देख सकते हो।
अब HDFC और SBI का पोर्टफोलियो देखें तो इन दोनों में रिलेटिवली कम स्टॉक्स हैं, ओनली 84 एंड 64। इन दोनों फंड्स का अप्रोच है हाई कन्विक्शन, यानी कि फंड मैनेजर ये सोच रखते हैं कि मुझे यही कुछ स्टॉक्स पसंद है और इन्हीं पे फुल भरोसा है। अब कम स्टॉक्स होने की वजह से ही इन दोनों के पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज अराउंड 30% एंड 25% है, मतलब के कंप्लीटली फोकस्ड अप्रोच। ये इन दोनों फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब देखते हैं इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो बताता है कि एक फंड मैनेजर स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करता है। हायर टर्नओवर का मतलब है कि फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग होती है और लोअर का मतलब है कि स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। अब यहाँ पर निप्पॉन और HDFC का टर्नओवर रेशियो SBI और कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी कि ये दोनों फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। SBI का ये रेशियो काफी ज्यादा है, 88%, हालांकि कैटेगरी एवरेज से तो फिर भी काफी कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये फंड स्टॉक्स को एक्टिवली ट्रेड करता है और तभी इसका एक्सपेंस रेशियो भी इन तीनों में से सबसे ज्यादा था, 0.75%। अब अगर इन तीनों फंड्स का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो निप्पॉन का पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा ब्लेंडेड है, स्मॉल, मिड और लार्ज कैप सभी का मिक्स। इससे फंड को मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम पर कुशन मिलता है। जब स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे तब मिड और लार्ज कैप थोड़ा बैलेंस बना लेंगे। वहीं पर HDFC का फोकस प्योरली स्मॉल कैप ग्रोथ पर है। 64% स्मॉल कैप होल्डिंग दिखाता है कि ये फंड हाई रिस्क अप्रोच फॉलो करता है। और अगर SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो थोड़ा और फोकस्ड है, इसमें 0% लार्ज कैप एक्सपोजर है। SBI का अप्रोच क्लियरली कैटेगरी प्योरिटी मेंटेन करना है, यानी स्मॉल कैप फंड का रियल एसेंस बना रहे। लार्ज कैप्स को अवॉइड करने का मतलब ये भी है कि फंड मैनेजर स्मॉल कैप्स में ही प्योर अल्फा जनरेट करना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिटर्न पोटेंशियल। हाँ, ये अप्रोच थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी उसी लेवल का मिल सकता है। अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस के लास्ट पॉइंट पर, सेक्टर एलोकेशन। बस 1 मिनट और लगेगी इसमें, फिर उसके बाद रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। तीनों ही फंड्स ने सबसे ज्यादा एलोकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया है। निप्पॉन 22%, HDFC 27% और SBI 25%। रीजन सिंपल है, पिछले कुछ सालों में रेलवेज, डिफेंस, रोड्स और इंफ्रा पर गवर्नमेंट की हैवी स्पेंडिंग हुई है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिला है। साथ ही मेक इन इंडिया और PLI जैसे स्कीम्स ने भी इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग पुश दिया है, इसलिए ये सेक्टर तीनों फंड्स के कोर पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में भी तीनों फंड्स का 15 से 20% का एलोकेशन है, राइजिंग क्रेडिट डिमांड और कंजम्पशन ग्रोथ की वजह से। देन मटेरियल सेक्टर में भी निप्पॉन और SBI ने अराउंड 15 to 16% इन्वेस्ट किया है और HDFC ने 8%। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो 4 मेन सेक्टर्स हैं जो प्रोमिनेंटली हाईलाइट हो रहे हैं तीनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो में, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल, मटेरियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। निप्पॉन इंडिया और HDFC ने तो लगभग 67% इन्वेस्टमेंट इन्हीं चारों सेक्टर्स में की है और SBI ने तो 80% इन्वेस्ट किया हुआ है इन चारों सेक्टर्स में। तो ऑल ओवर तीनों फंड्स ने उन सेक्टर्स में ज्यादा एलोकेशन किया है जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पर बाकी का सेक्टर एलोकेशन भी अच्छे से देख सकते हो। अब आता है हमारा रिटर्न एनालिसिस का पार्ट। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। लास्ट 1 ईयर में HDFC की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। इसने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को भी बीट किया है और 2.55% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बाकी दोनों फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव में हैं। उसके अलावा लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स, इन सब टाइम पीरियड्स में निप्पॉन इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट किया है। और बाकी दोनों में से फिर HDFC के रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हैं, SBI के सबसे कम हैं इन तीनों में। सिर्फ सिंस लॉन्च में SBI के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं, 24.25%। तो कुल मिलाकर यहाँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा सही लग रहा है इन तीनों में से। अब देखते हैं रिटर्न्स कंसिस्टेंसी, जो हमें रोलिंग रिटर्न से पता लगती है। इसके लिए मैंने इन तीनों फंड्स के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को 3 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम इस फंड में पिछले 10 सालों में कभी भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कैसे रहेंगे। एवरेज एंड मैक्सिमम रिटर्न सबसे हाईएस्ट निप्पॉन इंडिया के हैं, 23.63% एंड 54.46%, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा है। यानी कि बुल मार्केट में निप्पॉन इंडिया ज्यादा ऊपर जाता है बाकी दोनों के मुकाबले।
मिनिमम रिटर्न्स में एसबीआई की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। एसबीआई के मिनिमम रिटर्न सिर्फ -0.77% तक गए हैं, जबकि बाकी दोनों के कंपैरेटिवली काफी नीचे तक गए हैं। इसका मतलब है कि बियर मार्केट में एसबीआई स्मॉल कैप में आपको ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स का भी अगर देखें तो इसमें भी एसबीआई ही सही है। एसबीआई ने सिर्फ 0.23% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, बाकी 99.77% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। अब रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ज्यादा सही लग रहा है। 60.15% ऑफ द टाइम्स इसने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। बाकी दोनों फंड्स में ये परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है और ये चीज लॉन्ग टर्म में काफी मायने रखती है। तो ऑल ओवर रोलिंग रिटर्न्स में मार्केट अप्स में निप्पॉन इंडिया के रिटर्न्स ज्यादा सही हैं एंड डाउन मार्केट में एसबीआई ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। बाकी और क्लैरिटी के लिए एक बार इन तीनों के बुल एंड बियर मार्केट रिटर्न्स और देख लेते हैं। बुल मार्केट के रिटर्न से समझ आता है कि कोई फंड मार्केट के तेजी वाले फेज में कितना अच्छा फायदा उठा पाता है। मैंने यहाँ 4 अलग अलग बुल फेजेस का डेटा लिया है। 4 में से 2 में एसबीआई ऊपर गया है और बाकी 2 में निप्पॉन इंडिया ऊपर रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप लगभग हर बार पीछे ही रहा है। 4 में से 3 बार सबसे कम रिटर्न्स इसी के हैं। यानी कि ग्रोथ फेज में एसबीआई और निप्पॉन इंडिया दोनों ही एग्रेसिव और मोमेंटम स्ट्रेटेजी के साथ ऊपर जाते हैं, जबकि एचडीएफसी थोड़ा डिफेंसिव रहता है। अब बियर मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि फंड मार्केट गिरावट में कितनी प्रोटेक्शन देता है अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ अगर देखें तो टोटल इन 5 बियर मार्केट्स में से 3 बार एसबीआई ही सबसे कम गिरा है, 2015-16, 2020 और फिर 2022 में। ये वही पैटर्न है जो हमने रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस में भी देखा था, जहां एसबीआई के मिनिमम रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स दोनों लोवेस्ट थे। बाकी बचे हुए 2 बियर फेजेस में एचडीएफसी स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। निप्पॉन इंडिया ओवरऑल मिक्स्ड रहा, कभी ज्यादा गिरा कभी कम। अब आगे मैंने आप सबके लिए इन तीनों फंड्स के लमसम रिटर्न्स भी कैलकुलेट किए हैं कि अगर आप इन तीनों फंड्स में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको किस फंड में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ इस टेबल में अगर हम देखें तो बस लास्ट 1 ईयर के टाइम पीरियड को छोड़कर बाकी सब में निप्पॉन इंडिया आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। फिर उसके बाद एचडीएफसी है दूसरे नंबर पर और एसबीआई के रिटर्न सबसे कम है तीनों में। आप चाहो तो एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके अच्छे से ये सारा डेटा देख सकते हो। सेम ऐसे ही मैंने इन तीनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स भी निकाले हैं कि अगर आप हर महीने इन तीनों फंड्स में 10-10 हजार रुपए की एसआईपी करते तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स में कितने रिटर्न्स मिलते। तो यहाँ पर लास्ट 1 और 2 इयर्स में तो एचडीएफसी के रिटर्न सबसे अच्छे हैं और बाकी टाइम पीरियड्स में निप्पॉन इंडिया बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। जैसे कि अगर आप निप्पॉन में 10 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करो तो 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख और आज के दिन उसकी फाइनल वैल्यू होगी 43,87,000 रुपए। एचडीएफसी में आपको सेम एसआईपी करने पर मिलेंगे 37,95,000 और एसबीआई में मिलेंगे सबसे कम 35,92,000। बाकी आप यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से ये पूरा डेटा देख सकते हो। तो अब अगर मैं रिटर्न्स के इस एनालिसिस को थोड़ा सम अप करूं तो ट्रेलिंग रिटर्न्स, लमसम और एसआईपी रिटर्न्स में तो निप्पॉन इंडिया ही सबसे आगे है। बाकी रिटर्न्स कंसिस्टेंसी में अगर देखें तो बुल मार्केट में निप्पॉन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और बियर मार्केट में एसबीआई ने। अब देखो, सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ हमारे फंड्स का दूसरा पहलू है रिस्क फैक्टर्स। तो अब करते हैं इन तीनों फंड्स का रिस्क एनालिसिस। बस 2 मिनट्स और लगेंगे इसमें और फिर हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सा फंड कैसा है और किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो शुरू करते हैं फंड्स का रिस्क एनालिसिस। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि एक फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर या नीचे जा सकते हैं। हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो, क्योंकि वही फंड सबसे कम रिस्की होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है एसबीआई का 11.34 और कैटेगरी एवरेज से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो एसबीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन उससे भी कम ही है। इसका मतलब है एसबीआई सबसे कम रिस्की है इन तीनों में से। यही पैटर्न हमने बियर मार्केट के रिटर्न्स में भी देखा था, जहां पर एसबीआई के ही ड्रॉडाउन रिटर्न सबसे कम थे। अब सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है निप्पॉन इंडिया का 13.70, तो निप्पॉन यहाँ पर ज्यादा रिस्की है इन तीनों में से।
अब नेक्स्ट फैक्टर है बीटा। बीटा हमें बताता है कि एक फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना रिस्की है। बीटा 1 से कम हो तो मतलब फंड कम रिस्की है, और अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब फंड ज्यादा रिस्की है। यहाँ हम डेटा देखें तो तीनों का ही बीटा 1 से कम है, विच इज वेरी गुड। लेकिन तीनों में से सबसे कम बीटा एसबीआई का है, मतलब ये सबसे कम रिस्की है। एसबीआई का बीटा कैटेगरी एवरेज से भी कम है। नेक्स्ट है शार्पे रेशियो, जो हमें बताता है कि फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेकर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा हो, और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा है 1.63। अब नेक्स्ट फैक्टर है अल्फा, जो हमें बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए। यहाँ पर क्लियरली एसबीआई का अल्फा सबसे अच्छा है 5.47। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूं तो कहीं ज्यादा बेटर है। तो कुल मिलाकर तीनों में से एसबीआई में ही सबसे कम रिस्क है, निप्पॉन इंडिया में कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क है। रही बात एचडीएफसी की, तो इसकी परफॉर्मेंस मिक्स्ड सी रही है। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने ये सवाल आता है कि इनमें से कौन सा फंड चूज करना चाहिए। तो देखो, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखते हो और हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाने को रेडी हो तो निप्पॉन इंडिया को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और बियर मार्केट में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। अब रही बात एचडीएफसी की, तो अगर आपको एक बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव स्टाइल पसंद है तो एचडीएफसी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैंने आप सबकी कन्वीनियंस के लिए इन तीनों फंड्स की एक कंपैरिजन टेबल बनाई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और अपने लिए इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स में से बेस्ट सुटेबल फंड चूज कर सकते हो। अब अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं और किन फंड्स का एनालिसिस करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।